कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त बीत ही जाता है। लेकिन वक्त के साथ जो यादें ज़िंदगी में बनती हैं, वो यादें ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ जुड़ जाती हैं। यादें कुछ सुनहरी तो कुछ काली। आज की हमारी कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की एक ऐसी ही पुरानी काली यादों की है जो वो चाह कर भी भुला नहीं सकते। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दर्शन है और आज की ये कहानी 8 साल पहले मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। तब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चलाता था। उस दिन हॉस्पिटल में 18 दिन से भर्ती एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाने का कार्य मुझे मिला था। सफ़र लगभग 500 किलोमीटर का था। लाश के साथ उसके 2 परिजन भी थे, इसीलिए रास्ता ढूंढने जैसी कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली थी। हमने सफ़र शाम को 7 बजे शुरू किया। लाश के 2 परिजनों में से एक मेरी बाजू वाली सीट पर बैठा ताकि मुझे रास्ता बता सके और दूसरे वाला पीछे लाश के पास ही बैठ गया। 2 घंटे के सफ़र के बाद एम्बुलेंस जंगल से होकर जाने वाली एक सड़क पर थी। मेरी बाजू वाली सीट पर बैठे लाश के उस परिजन ने बताया कि ये सड़क लगभग 150 किलोमीटर लंबी है। वो एक सिंगल सड़क ही थी। आसपास किनारों पर लगे पेड़ों ने ऊपर से सड़क को इस तरह घेर रखा था कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर हमारी गाड़ी के अलावा दूसरा कोई वाहन हमें अब तक दिखाई नहीं दिया था। चारों तरफ बस घना जंगल और घुप अंधेरा था। हमें उस सड़क पर एक निरंतर रफ्तार चलते हुए 1 घंटा बीत चुका था। मेरी बाजू में बैठे उस आदमी की आंख लग चुकी थी और तभी मैंने एक जगह गाड़ी की स्पीड ज़रा धीमी की, क्योंकि सामने से एम्बुलेंस की हेडलाइट्स में मुझे एक भीड़ हमारी तरफ आती दिखाई दी। भीड़ में सभी लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। दूर से मैंने उन्हें देखकर यही अनुमान लगाया कि वो किसी की मैयत है और हमारे धर्म में हमें सिखाया जाता है कि किसी की मैयत के पास से नहीं गुज़रते, बल्कि एक तरफ रुककर मैयत के गुज़रने का इंतज़ार किया जाता है। और मैंने भी ऐसा ही किया और एम्बुलेंस सड़क किनारे रोक ली। तब तक भी वो मैयत गाड़ी से कुछ दूरी पर ही थी। मैंने बाजू वाले आदमी की तरफ देखा जो अभी भी सो ही रहा था, लेकिन शायद पीछे लाश के पास बैठा वो आदमी जाग रहा था। गाड़ी रुकने की आवाज़ से उसने जाली पर थपकी मारकर कहा, अरे भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? और उसकी थपकी की आवाज़ से मेरी बाजू वाली सीट पर बैठे उस आदमी की भी आँख खुल गई। पीछे वाले आदमी के सवाल का जवाब मैंने दिया, अरे सामने से किसी की मैयत आ रही है, इसलिए गाड़ी उनके गुज़रने तक किनारे पर लगाई है। मेरी ये बात सुनते ही बाजू वाली सीट पर बैठे उस आदमी ने नज़रें सामने दौड़ाई और सामने देखते ही जैसे उसकी रगों में बहते खून की जगह सांप और छिपकलियां रेंगने लगी थी। अपने चेहरे पर शिकन और आंखों में डर भरकर वो मुझसे बोला, अरे भाई साहब, ये कोई मैयत नहीं है, ये मुर्दों का झुंड है। जल्दी चलिए यहाँ से, वरना किसी को हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। उसके चेहरे का डर देखकर मैं भी घबरा चुका था, इसीलिए उसने जो बोला मैंने वही करना ठीक समझा। गाड़ी स्टार्ट की और दौड़ा दी सामने की तरफ। गाड़ी बिल्कुल उस भीड़ के पास से गुजरी और उनके पास से गुजरते समय के कुछ पलों में मैंने बहुत कुछ महसूस किया। मैंने देखा कि उन सब के चेहरे नीले पड़ चुके थे और सबके चेहरों पर एक उदासी साफ झलक रही थी और अर्थी पर लेटे उस मुर्दा को उन्होंने किसी दूल्हे की तरह सजा रखा था। एम्बुलेंस उनके पास से गुजरते ही वे लोग ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मैं रियर व्यू मिरर में देख पा रहा था कि वे सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए एम्बुलेंस की ही तरफ देख रहे थे। उनके चीखने की आवाज़ मेरे अंदर एक थरथरी पैदा कर रही थी। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाई रखी। तब तक
जब तक उन अजीब से लोगों की चीखने की आवाज़ें हमें सुनाई देना बंद हुई और वे लोग हमें दिखना बंद हुए। हम उस सड़क पर काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। तब मेरे बाजू बैठे उस आदमी ने मुझे बताया कि ये सड़क भूतहा है। इस सड़क पर आए रोज़ ऐसे हादसे होते रहते हैं। कई बार तो इस सड़क पर लोगों की मौत भी हुई है और इसी वजह से ये सड़क रात को सुनसान पड़ी रहती है। और किस्मत से उनके गांव जाने का यही एक रास्ता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयावह नज़ारा देखा था। उन लोगों का सफ़ेद और नीला पड़ चुका चेहरा देखकर और उनकी वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों ने मुझे ज़िंदगी में पहली बार डर का इतना ज़बरदस्त एहसास करवा दिया था। खैर, हम उस रात 12 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुँचे। उन लोगों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि उस रात मैं वहीं रुक जाऊं, लेकिन मैं मैयत के घर रुकना नहीं चाहता था और एक तरफ वो भूतहा सड़क पार करने का डर भी मेरे मन में बहुत था। और फिर आगे पीछे की सोचकर मैंने निर्णय लिया कि कहीं भी गाड़ी नहीं रोकूंगा, पूरे रास्ते बस सामने देखता गाड़ी चलाता रहूंगा। यही सोचकर मैं वहां से निकल गया। तब तक वक्त 1 बजे का हो चुका था और 10 मिनट के अंदर मैं उस गांव से निकलकर उसी भूतहा जंगली सुनसान रास्ते पर आ चुका था। थोड़ी देर पहले का वो नज़ारा अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा था, लेकिन फिर भी सामने नज़रें दौड़ाए मैं 80-100 की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा था। 2 बज चुके थे। वैसे तो रातों को मैंने कई बार बिना रुके बिना सोए गाड़ी चलाई थी, लेकिन उस रात पता नहीं कैसे मेरी आंखें भारी हो रही थी और मेरे लिए बिना रुके वो सुनसान सड़क पार करना कितना ज़रूरी था ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरी हल्की हल्की झपकियाँ भी लगनी शुरू हो गई थी और उसी दौरान कुछ पल के लिए मेरी आँख बंद हुई और सर झटकाकर मैंने जैसे ही आँखें खोली तो देखा बीच सड़क पर मुझसे कुछ ही दूरी पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक्स लगाई, लेकिन फिर भी शायद गाड़ी उसको टक्कर मार देती। इसीलिए मैंने स्टीयरिंग व्हील अपनी दाईं ओर पूरा घुमा दिया और मेरी एम्बुलेंस सड़क से नीचे कांटों की झाड़ियों में उतरकर पंचर हो गई। आखिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैंने तुरंत गर्दन खिड़की से बाहर निकालकर पीछे की तरफ सड़क पर खड़ी उस औरत की तरफ देखा और देखकर मैं सिर्फ देखता ही रह गया, क्योंकि पीछे आगे दाएं या बाएं कहीं कोई औरत नहीं थी। और मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि उस औरत का यूं बीच सड़क पर अचानक एम्बुलेंस के सामने आना केवल एक छलावा था मुझे फंसाने के लिए। और इस वक्त आसपास के सन्नाटे के साथ पेड़ों की पत्तियों को चीरती वो आवाज़ साथ साथ मेरा कलेजा भी चीर रही थी। सारी खिड़कियां बंद करके मदद न मिलने तक अंदर ही बैठकर इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसीलिए सारी खिड़की दरवाजे बंद करके मैं अंदर बैठा बैठा मदद का इंतज़ार करने लगा। जंगल से आती वो धीमी धीमी उल्लुओं की आवाज़ मेरे डर में 2 गुना तिगुना इजाफा कर रही थी। इसीलिए अपने डर को ज़रा कम करने के लिए मैंने एक बीड़ी जलाई और बीड़ी का कष्ट भरते हुए धुआं छोड़ने के लिए मैंने खिड़की का कांच ज़रा सा नीचे किया और फिर धुआं छोड़ा। और तभी धुएं के आर पार मुझे हल्की धुंधली सी एक आकृति दिखी जिसने खिड़की पर दस्तक की। इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर कोई इंसान तो नहीं हो सकता था और इसी एक ख्याल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। बीड़ी का धुआं छटने के बाद मैंने देखा कि एक भोला भाला सा 14-15 साल का लड़का खिड़की पर खड़ा था और बोल रहा था, साहब सफ़र बहुत लंबा है तो आइए हमारे ढाबे पर आराम कर लीजिए। उसकी ये बात सुनकर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो जहां मेरी एम्बुलेंस खड़ी थी उससे ठीक 50 कदम पीछे
एक छोटा सा ढाबा दिखाई दे रहा था। और उस वक्त मैं ये बात भूल चुका था कि मैंने इस रास्ते से उस गांव में जाते वक्त कोई ढाबा आसपास देखा ही नहीं था। उस खिड़की पर खड़े लड़के की मासूमियत और ढाबे पर चंद लोगों की चहल पहल से जाने क्यों मैंने उस सड़क की वीरानियत को नज़रअंदाज किया और खिड़की खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया और उस भोले भाले से दिखने वाले लड़के के पीछे पीछे चल दिया। उस लड़के ने बताया कि उनके पास मैकेनिक भी है जो टायर के पंचर निकाल देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। खैर, मैं ढाबे पर जाकर एक कुर्सी पर बैठा और उस लड़के को चाय लाने के लिए बोला। वो लड़का अंदर चला गया और तब मैंने मेरे आसपास बैठे 3-4 लोगों की तरफ गौर किया जो सब के सब मेरी ही तरफ घूर रहे थे। उनकी सबकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे और 15 मिनट तक के बाद भी वो लड़का अंदर से चाय लेकर नहीं आया था। और वहाँ बैठे बैठे ही न चाहते हुए भी मेरी आंखों में नींद छाने लगी थी और मेरी आंखें कब लगी मुझे पता ही नहीं लगा। मेरी आंख खुली तब मुझे सामने जलती आग और मेरे आसपास सफ़ेद कपड़ों में कई सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे थे और मैं पेड़ के सहारे ज़मीन पर बैठा था और देख रहा था कि उन सब लोगों के बदन ऐसे सूखे थे मानो खून का एक कतरा उनके बदन में न हो। वे सब के सब लोग अपना डरावना चेहरा लिए सामने खड़े मेरी ही तरफ देख रहे थे। मुझे मेरी मौत सामने दिखाई दे रही थी और तभी वैसे ही मुर्दा लोग मेरे सामने एक अर्थी लेकर आए जो मुझे समझने में वक्त नहीं लगा कि वो अर्थी मेरी है। उनमें से एक मुर्दा जो हद से ज़्यादा लंबा था और उसके पैर हवा में लहरा रहे थे, वो आदमी हवा में लहराता हुआ धीमे धीमे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मुझसे कुछ दूरी पर आकर एकदम से रुककर मेरे गले की तरफ फटी आंखों से देखने लगा, ऐसे मानो जैसे मुझे डराने वाला खुद मुझसे डर गया। और कुछ देर लगी मुझे समझने में कि वो मुझसे नहीं, मेरे गले में बंधे हनुमान जी के लॉकेट से डर रहा था। मैंने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और लॉकेट को हाथ में लेकर मंत्र जाप करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा के जाप से वो मुर्दाओं की भीड़ पूरी तरह चीखने चिल्लाने लगी और इधर उधर दौड़ने भागने लगी। मैं चालीसा पढ़ते हुए सड़क की तरफ दौड़ा और अपनी एम्बुलेंस का पंचर टायर खुद ही बदलने की कोशिश करने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए गाड़ी का पंचर टायर बदल कर गाड़ी में बैठा और चैन की एक सांस ली। लेकिन मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके चालीसा का जाप करना बंद किया तो एक अजीब सी आवाज़ मुझे एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से से आने लगी। मैंने गाड़ी बिना रोके ही मुड़कर जाली से पीछे की ओर देखा तो गाड़ी के उस हिस्से में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके हाथ उसके घुटनों तक थे। मुझे देखते हुए उसके झुर्री भरे गालों पर और काले होठों पर एक कंपन आ रहा था। शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतना तो जानता था कि वो औरत जिंदा नहीं है और इस सुनसान सड़क पर मेरी नज़र उस पर गड़ चुकी थी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये इस कहानी का निर्णायक मोड़ है और तभी उस औरत ने एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा, मेरे साथ चलो। और उसकी ये बात पूरी होते ही एम्बुलेंस ज़ोर से किसी पेड़ में टकराई और शीशे को तोड़कर मैं आधा एम्बुलेंस के अंदर और आधा बाहर लटक रहा था। इतने ज़ोर के झटके और शीशे के टुकड़े बदन पर घुसने की वजह से मुझे काफ़ी चोटें आई थी और धीमे धीमे मेरी आंखें बंद होती जा रही थी और उन्हीं बंद होती आंखों से मैंने देखा कि मुर्दा लोगों का वही झुंड धीमे धीमे सामने से मेरी ओर बढ़ रहा था और वो मुझसे कुछ ही दूरी पर थे जब मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तब मैं हॉस्पिटल में था। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम की नज़रों में आकर मेरी जान बची थी। कुछ दिन लगे मेरे शरीर के ज़ख्मों को ठीक होने में, लेकिन काफ़ी दिनों तक उस हादसे की यादों ने
मुझे बीमार रखा। मैंने एक बाबा को दिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन मेरी मौत पक्की थी। मैं बचा बस एक ही वजह से, क्योंकि मेरे गले में बालाजी का लॉकेट था। बाबा ने मंत्र जाप करके एक और धागा मेरे हाथ पर बांधा। उसके बाद से मेरा मन हल्का होता गया और कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उस हादसे के बाद मैं कभी एम्बुलेंस नहीं चला पाया। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।